यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। ये मानसून सत्र यानी कि 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलने वाला है। इसमें अगर विपक्ष की बात कही जाए तो विपक्ष जमकर सत्ताधारी सरकार को घेरने वाला है। और खास बात तो ये है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया है। वो इस बार सदन में बैठकर पूरे मुद्दे को रखेंगे विपक्ष की तरफ से कि क्या कुछ सत्ताधारी सरकार ने यूपी में विकास किया है। इस बार का जो खास मुद्दा होने वाला है बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सूखा और बिजली कटौती को लेकर विपक्ष घेरने की पूरी रणनीति बनाया हुआ है। मानसून सत्र की शुरुआत भी हो गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बात कही जाए तो अनुपूरक बजट को लेकर पेश भी वो करने वाले हैं और इस पर भी खास चर्चा होगी। लेकिन इन सभी मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज यादव जी। उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा में घेराव करने वाला है सत्ताधारी सरकार का। सबसे पहले तो टीवी 24 चैनल पर सर स्वागत है। धन्यवाद। माता प्रसाद जी को नेता प्रतिपक्ष क्यों चुना गया? सबसे पहला सवाल यही रहेगा। क्यों चुना गया? वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सबसे उम्रदराज विधायकों में से एक हैं और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहने का अनुभव उनको था। और क्यों चुना गया, अगर इसको आप मौजूदा बीजेपी की नज़र से देखेंगे या जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं भाजपा के लोग, बहन जी ने भी खासकर आज सुबह ट्वीट किया कि पीडीओ को छोड़ के उन्होंने माता प्रसाद जी को चुना, अगड़े में बी को चुना। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इस बात को प्रेस में कहा, भाषणों में कहा कि पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी, आदिवासी, इतने लोगों का नाम लिया जिसमें सब कुछ समाहित होता है। अब इस पीडीए को कुछ और नाम हम आगे बढ़ा के रखते या ए की जगह ट्रिपल स्क्वायर कर देते, ए स्क्वायर कर देते, ए क्विप कर देते। अगर ऐसा कुछ बीजेपी वाले चाह रहे हैं तो उनको बता दें। हमारे यहाँ किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई नफरत नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी जाति, धर्म, मजहब, पंथ के नाम पे नफरत करके राजनीति नहीं करती है। और अगर करती होती तो यही माता प्रसाद पांडे जी 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष थोड़ी ना बनते। हम किसी यादव को बनाते, हम किसी मुसलमान को बनाते, हमने तो ऐसा नहीं किया ना। इसलिए जो आज आरोप लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है। हाँ, इस डिसीजन से हो सकता है कि 27 की राजनीति में हमको कोई बड़ा फायदा मिले। इसके लिए राजनीति, फायदे, नफा नुकसान, ये सब चीज़ तो राजनीति का है। यानी कि ब्राह्मणों का वोट बैंक साधने की पूरी तैयारी चल रही है? नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है रिएक्शन हो, अगर सरकार नहीं ध्यान देगी। ब्राह्मण तो कैडराइज वोट है बीजेपी का, अगर वो वहाँ से छिटक के आता है तो इसमें गलती हमारी थोड़ी नहीं होगी, वो गलती बीजेपी की होगी। बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है, नफरत की भावना से काम कर रही है, किसी को इग्नोर कर रही है, तो वो आधार जो तय होगा वो जनता तय करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ इस पे ऐसा कोई भी शब्द या कोई ऐसी परिभाषा गढ़ने की कोशिश नहीं कर रही। ठीक है, विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, 2 अगस्त तक चलेगा। कौन कौन से मुद्दे होंगे सत्ताधारी सरकार को घेरने के लिए, कौन कौन से वो पॉइंट होंगे, ये मुझे आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। पेपर लीक उसके एक सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि कोई बच्चा अगर शिक्षित होके एग्जामिनेशन देता है कि वो आगे बढ़ के पढ़ाई करके, परीक्षा पास करके एक अच्छा जीवन यापन करेगा, तो वो इस प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। गड्ढा युक्त हो गया पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश को गड्ढे में योगी आदित्यनाथ जी ने डाल दिया। पता नहीं गोरखपुर है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अन्य प्रदेश के ज़िलों में मैं घूमा वो पूरा गड्ढा युक्त हो गया। अगर इन सारे मुद्दों को हम लें, महंगाई भी उसका एक हिस्सा है और बहुत सारे ऐसे उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, नौजवानों के तमाम सारी भर्तियों के, तमाम सारे पेंडिंग नौजवानों के उन कार्यों के, उन सब को समाजवादी पार्टी। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, हत्याएं ताबड़तोड़ हो रही हैं। फिर चाहे वो आपके लखनऊ की हत्या हो, चाहे इलाहाबाद की हो, जितने भी ज़िले उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसी ब्राह्मण का, किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी पिछड़े का हर दिन हत्या होती नज़र आ रही है। और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको संज्ञान में ले रहे हैं और ये मुद्दे भी समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे सदन में रखेगी और सरकार से जो भी इनके जवाबदेही है उनको जवाब देना पड़ेगा। आपने गोरखपुर का जिक्र किया कि गोरखपुर गड्ढा युक्त है कि नहीं, हालांकि आप उस शहर में नहीं गए, आपने ये भी जिक्र किया। गोरखपुर का क्यों जिक्र किया, उसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, ये भी पूरी बात बताइए। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं और गोरखपुर बड़ा फोकस्ड है। एक आंकड़ा आपको मैं बताता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में आपदा का बाढ़ का पैसा है, मतलब जो बाढ़ रोकने के लिए, जैसे कटान हो जाती है ना तो पानी आ जाता है शहरों में, गाँवों में,
तो उसका एक बड़ा पैसा, यानी मान लीजिए 100 करोड़ रुपए उसका बजट था। मैं मानने की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कितना बजट था इस वक्त, लेकिन अगर 100 करोड़ बजट था तो 100 करोड़ का 80% गोरखपुर जा रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गोरखपुर में ऑल इज़ वेल होगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश का बाढ़ नियंत्रण का जो पैसा है वो 100 करोड़ है, अगर तो उसका 80% यानी कि 80 करोड़ रुपए सिर्फ गोरखपुर जा रहा है। तो यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बजट होगा उसका एक बड़ा हिस्सा गोरखपुर जा रहा होगा, तो गोरखपुर सही होगा। स्टीमर पता नहीं चल रहे हैं गोरखपुर में कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आए दिन मैं टीवी पे खबरें देखता हूँ कि गोरखपुर में पानी भर जाता है। तो स्टीमर की सुविधा पता नहीं सरकार ने शुरू की कि नहीं शुरू की, ये वो भी निःशुल्क शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जनता पैसे देने के लिए तो है नहीं। उस आपदा की स्थिति होती है जब बाढ़ आती है, जब पानी घरों में भर जाता है। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो गोरखपुर से हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि 80% गोरखपुर में जा रहा है, ऐसा आपका कहना है। हालांकि आप ये भी कह रहे हैं एक तरफ कि विकास अभी दिख भी नहीं रहा है टीवी पे जो आप न्यूज़ देख रहे हैं। दोनों पॉइंट्स को आपने रखे। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तो क्या हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भी अपने इलाके का सफाई का विकास करते होंगे? ये भी माना जा सकता है। मतलब जैसे आपने कहा कि सीएम जिस क्षेत्र का होगा उस क्षेत्र का विकास कर रहा है, तो जब सीएम जिस क्षेत्र के होंगे उस क्षेत्र का ही केवल विकास होगा। इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, ये आरोप समाजवादियों पे सबसे ज़्यादा लगा है, और हम जब कुछ कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं, ये हमारी आदत है। बनारस उठा के देख लीजिए, बनारस में जितने भी ओवरब्रिज बने हैं वो किन की देन है, जितने भी डबल रोडें बनी हैं वो किन की देन है, जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है वो किस सरकार की देन है? ये पूछिए बनारस वालों से। हमारे मुख्यमंत्री जी बनारस के तो थे नहीं। अब आते हैं और स्टेट, चलिए रामपुर चलते हैं। रामपुर में जितना डेवलपमेंट हुआ, लखनऊ में जितना डेवलपमेंट, यहाँ तो नहीं रहते हैं अखिलेश जी का ये तो गृह जनपद नहीं है ना। आप भी इसी लखनऊ में, मैं भी इस लखनऊ में, इस पार्क में हम लोग खड़े हैं, ये भी कोई उनके गांव का इटावा का तो पार्क है नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो पूरा उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। नोएडा में कितनी मेट्रोस चल गई, नोएडा कितना डेवलप हो गया, गाजियाबाद कितना डेवलप हो गया, ये सब कुछ आप देखिए। मेरठ का डेवलपमेंट कितना हुआ है ये सब देखिए। लेकिन मैंने ये जो गंभीर आरोप लगाया कि बाढ़ तो पूरे प्रदेश में आती है, गोरखपुर में ही कैसे चला गया 100% का 80%, 100 रुपए का 80% गोरखपुर ही क्यों चला गया? और तब जब 7 साल से मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पहले भी सही कर दी होंगी, लेकिन अब इसलिए वो पैसा जा रहा है। जो मैं बात नहीं कहना चाह रहा था, व्यंग्यात्मक मेरा दृष्टिकोण था, वो इसलिए गया है क्योंकि वो 80% पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। अब तब्दील होकर मठ में जा रहा है कि कहीं और जा रहा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन 80% वो पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। क्योंकि बाढ़ नियंत्रण में तो कैसे पैसा खर्च हुआ, कितनी मिट्टी पाटी गई, कितनी बह गई, कितना बांध रुका, कितना नहीं रुका, ये तो बात को सब लिखा पड़ी है। एक्सियन महोदय लोग अच्छा सिंचाई विभाग के जानते हैं। एक बात और जानना चाहूँगी आपसे। हालांकि आपने मेरे उस जो प्रश्न पूछने जा रहे हो उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया है कि कोई परिवार का सदस्य नेता प्रतिपक्ष नहीं बना, जैसा कि माता प्रसाद पांडे जी को बनाया गया। शिवपाल यादव जी को क्यों नहीं बनाया गया? वो भी बन सकते थे, हालांकि वो चाचा है, अखिलेश यादव जी के फैमिली मेंबर है, फिर भी मैं इसका जवाब आपसे मांगना चाहती हूँ, क्यों नहीं बनाया गया? चाचा जी की रिकमेंडेशन से माता जी बने हैं। जब माता प्रसाद जी बने ही चाचा जी की रिकमेंडेशन से, तो फिर वो क्यों बनते? जब उन्होंने ही उनकी रिकमेंडेशन की, उन्होंने ही उनको नाम सजेस्ट किया है कि सबसे वरिष्ठ हैं, इनको बनाया जाए। देखिए, समाजवादी लोग अपनी जो कूटनीति है और जो भी आगे की रणनीति है उसको बहुत सोच समझ के चलेंगे। हम मीडिया को कोई मौका नहीं देंगे और सरकार को तो बिल्कुल नहीं देने जा रहे। सरकार को चारों तरफ से घेरना है। मीडिया वालों को क्यों नहीं मौका देंगे? सरकार से तो दुश्मनी है, समझ में आता है, पार्टियों की दुश्मनी, मीडिया वालों से कोई बात आपके चैनल पे नहीं उठा रहा हूँ। दरअसल में समाजवादी पार्टी के खिलाफ सुबह से शाम तक खबरें चलती हैं। परिवारवाद का मुद्दा आ जाएगा, यादववाद का मुद्दा आ जाएगा, फिर और कोई मुद्दा आ जाएगा, फिर वो जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वंशाक्रम से 1 फिर 2 फिर 3 उस तरह की स्टोरीज चलने लगेंगी। तो हम मौका ही नहीं देंगे आपको। जब मौका नहीं देंगे तो आप क्या दिखाओगे? आप दिखाओ ना जो दिखाना है। हम लोग तो चाहते हैं दिखाइए आप, और जब दिखाएंगे तो जनता को पता चलेगा कि समाजवादियों ने क्या किया है, क्या उनकी सोच है, कितना सम्मान वो हर वर्ग का करते हैं, कितना उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं। और बीजेपी क्या कर सकती है? तूफानी सरोज भी बन सकते थे नेता प्रतिपक्ष। जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन सारे नेता हमारे ताकतवर होंगे। कोई कैबिनेट मंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, कोई सांसद होगा, कोई राज्यसभा जाएगा, सबको सब सम्मान मिलेगा। और एक बात बता दूं, मतलब ये बात बड़े गर्व का है
कि इस देश में 2 ऐसे सांसद हैं समाजवादी पार्टी के जो लड़कों में सबसे कम उम्र के कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी हैं, और जिनका नाम आपने लिया तूफानी सरोज जी, उनकी बेटी प्रिया सरोज लड़कियों में, औरतों में सबसे कम उम्र की सांसद है। तो रिकॉर्ड तो हम लोगों के पास है ही है, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अयोध्या का रिकॉर्ड भी हमारे पास है, जो अमेरिका से भी फ़ोन आते हैं, लंदन से भी फ़ोन आते हैं, हु इज़ अवधेश प्रसाद सब पूछते हैं, फिर उनको गूगल किया जाता है, सर्च किया जाता है, जाना जाता है मिरेकल मैन, जिन्होंने बीजेपी को अयोध्या में। जब अयोध्या के पॉइंट ला ही दिए तो एक सवाल और मैं आपसे करना चाहती हूँ, मिल्कीपुर सीट को लेकर क्या आपकी पार्टी रणनीति बना रही है? जितने वोट से 22 में जीते थे उस पर 10,000 और प्लस करेंगे इस बार। वो मिल्कीपुर हो, फिर बगल में चाहे कटेहरी हो अम्बेडकर नगर की, चाहे फूलपुर हो, चाहे करहल हो, चाहे कुंदरकी हो, चाहे आपके हमारी जो अन्य सीटें हैं जो हमारी सीसा मऊ है कानपुर की, या जो बीजेपी की हैं, वो भी हम जीतने जा रहे हैं। 10 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का होगा। ये बात मैं आपको बड़े आत्मविश्वास से कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, और शायद जब परिणाम आएगा तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा। और मैंने जो बात 4 जून के लिए कही थी, मार्च अप्रैल मई 3 महीनों में जो बातें कही थी, वो मेरी बाइट्स उठा के देख लीजिए, और 4 जून को परिणाम देख लीजिए। अगर वो ना सिमिलर हो तो बताइएगा। वो मैं मेरे ख्याल से पता नहीं कौन है, कोई शक्ति है जो बता जाती है मुझे कि क्या परिणाम आने वाले। तो 10 जो विधानसभा है इस पर सबसे ज़्यादा नंबर समाजवादी पार्टी के होंगे, इसमें दो राय नहीं। बीजेपी को हम हराने जा रहे हैं, 27 में कितने सर आएंगे वो समय की बात है, अभी 10 में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उनको हराने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मनोज यादव जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि विधानसभा का जो मानसून सत्र शुरू हो गया है, इसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो है एग्जाम्स को लेकर। जो एग्जाम्स उत्तर प्रदेश में लगातार लीक हो रहे हैं, इसको लेकर सबसे बड़ा पॉइंट है, ये उठाने वाले हैं ये लोग। और साथ ही साथ महंगाई बेरोजगारी तो है ही, और नेता प्रतिपक्ष की बात कही जाने की माता प्रसाद पांडे पर भी इन्होंने जवाब दिया कि उनको सभी लोगों ने अपने राय से, विचार से, सलाह मशवरे के साथ उन्हें चुना गया है। शिवपाल यादव जी खुद उन्हें इस बात का उन्होंने खुद अनाउंसमेंट किया कि वही नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहेंगे, जैसा कि मनोज यादव जी का कहना है। साथ ही साथ उपचुनाव पर भी इन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों को ये लोग हासिल करेंगे। बीजेपी के पास में जो अभी सीटें मौजूद हैं उसको भी समाजवादी पार्टी हासिल करेगी। 27 का इन्होंने बात कहा कि 27 का विधानसभा चुनाव आने में भी वक्त है, उस पर तो भविष्यवाणी ये नहीं करेंगे, लेकिन उपचुनाव को लेकर इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने वाली है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TB24 लखनऊ।